नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का देखिए सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज का सेशन है, क्योंकि इसमें हम लोग आज देखेंगे सौर मंडल। जी हाँ, सौर मंडल में पृथ्वी आज हम लोग देखने वाले हैं। और अगर आप इतना देख लेते हैं सौर मंडल में पृथ्वी, तो देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, ठीक ना, आप सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, एस्टेट दे रहे हो, इसके अलावे भी अदर एग्ज़ाम, वहाँ से एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाले नहीं है। आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पर क्लास होगा और पूरा निचोड़ हम लोग देखने वाले हैं पूरे सौर मंडल का। सौर मंडल में देखेंगे सूर्य, ग्रह क्या होता है, तारा क्या होता है, जितने ग्रह हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तार से देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा है ना, जो उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में अलग से हम लोग देखेंगे यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। पृथ्वी की प्रमुख जो मंडल है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपका ज्वालामुखी, भूकंप से संबंधित भी यहाँ पर देखेंगे। मौसम में जो परिवर्तनें होती है, मतलब कि पृथ्वी के सौर मंडल में जो जो घटनाएँ होती है उसके बारे में यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं। अगर समय बचा तो यहाँ पर जितने भी सौर मंडल से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको भी देखेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया तो उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और देखिए इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आप जाइएगा तो सर्च कीजिएगा करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पीडीएफ इसका उस पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इस ग्रुप से भी आप यहाँ पर नंबर पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें पृथ्वी है। देखिए क्लास 6 आप पढ़े होंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ भी आपको काफ़ी विस्तार से पढ़ाया गया है पूरा, ठीक है। और उससे ज़्यादा विस्तार आपको यहाँ अभी देखने को मिलेगा। देखिए आकाशीय पिंड, यानी कि जो आप ब्रह्मांड में, जो आप पृथ्वी पे जो आपको दिखता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा को आप देख सकते हैं, सूर्य देख सकते हैं, और अन्य आकाशीय जो पिंड है जो आकाश में आपको दिखाई देता है उसी को क्या कहा जाता है, आकाशीय पिंड कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे और इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पर डायरेक्ट हम आ जाएंगे ना तो फिर आपको सब चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आइएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। चलिए देखिए जो आपको आकाश में दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि सभी के पास अपना प्रकाश होता है। जैसे कि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, यानी कि ग्रह है ना, जो ग्रह होता है वो तारे के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और सबसे नज़दीक क्या है, हमारा सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सभी क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। आकाशीय पिंड आप समझ गए किसे कहा जाता है, ठीक है। तारे किसे कहते हैं दोस्तों, तो देखिए तारे का मतलब क्या होता है, जो अत्यधिक मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करे वो तारा है, या फिर कुछ आकाशीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। तारे के पास क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह के पास ऐसा नहीं होता है। तो मतलब कि कुछ आकाशीय पिंड अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है जो अत्यधिक मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तारों के समूह की निश्चित आकृति को क्या कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। अभी देखेंगे तारा मंडल के बारे में हम लोग विस्तार से, है ना, कि तारा मंडल क्या होता है। तारों के समूह का एक विशाल निकाय तथा धूल, गैस के बादल आदि को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि तारों के समूह को ही क्या कहा जाता है, तारा मंडल कहा जाता है, यानी कि बहुत से तारों के झुंड, समूह, उसी को कहते हैं तारा मंडल। और तारों के समूह का एक विशाल निकाय, यानी कि जो धुंध जैसा दिखता है, गैस के बादल की तरह दिखता है, उसको गैलेक्सी कहा जाता है। यानी कि हमारा जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा गैलेक्सी का हिस्सा है। यानी कि आप छत पे चढ़ के देखिएगा तो आपको एक धुंध जैसा आपको दिखाई देगा, है ना, मतलब कि उसको आकाश गंगा नाम दिया गया था, ठीक है। मतलब कि आकाश की गंगा, और उसी का ये जो तारा मंडल है, हमारा जो सौर मंडल है, उसी का एक भाग है। और इस प्रकार के जो गैलेक्सी है, ये करोड़ों गैलेक्सी ब्रह्मांड में क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये एक सवाल यहाँ पर छांटने के लिए भी देता है कि सबसे बड़ा आखिर इनमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो हमारा ब्रह्मांड हो गया, है ना। क्योंकि बहुत सारे गैलेक्सी को मिला करके ही क्या बना है, ब्रह्मांड बना है। और इसके बाद कौन सा आएगा, गैलेक्सी आ जाएगा। और गैलेक्सी का ही मतलब कि एक नाम है आकाश गंगा गैलेक्सी, ठीक है। आकाश गंगा गैलेक्सी की तरह करोड़ों गैलेक्सियाँ जो है हमारे सौरमंडल, हमारे ब्रह्मांड में क्या है, मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया आकाश गंगा गैलेक्सी। और आकाश गंगा गैलेक्सी से छोटा क्या हो जाएगा, फिर तारा हो जाएगा, है ना। क्योंकि तारों के समूह को ही तो मतलब गैलेक्सी कहा जाता है, यानी कि आकाश गंगा गैलेक्सी कहा जाता है। तो इससे छोटा हो जाएगा तारा, और तारा से छोटा क्या हो जाएगा आपका ग्रह, ग्रह से छोटा क्या हो जाएगा आपका उपग्रह, ठीक है। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, है ना। उपग्रह के बाद ग्रह, है ना, क्योंकि उपग्रह से बड़ा ही होता है आपका ग्रह, और ग्रह से बड़ा क्या हो गया तारा आपका, तारा से बड़ा हो गया गैलेक्सी, गैलेक्सी से बड़ा क्या हो गया आपका ब्रह्मांड। ये क्रम आपको सजाने के लिए दिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं सौर तंत्र या सौर मंडल या सौर तंत्र। अब देखिए सौर मंडल या सौर तंत्र में आपको पता है कि टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है। ग्रहों की जो संख्या है वो है आपकी 8 है। अब ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं ये अभी हम लोग आगे विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि सौर मंडल किस किस से मिलकर के बनता है ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यानी कि सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 उपग्रह हैं। उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल कहे जाते हैं। मतलब कि हमारे सौर मंडल किस किस से मिलकर के बना हुआ है, 8 ग्रह है, इसमें सूर्य भी है, तारे भी है, धूमकेतु है, उपग्रह है, उल्काएँ हैं, क्षुद्र ग्रह है, इन सभी मिल करके क्या बनता है, एक सौर मंडल का निर्माण होता है। और आपको पता है कि सौर मंडल का मुखिया कौन है ना, तो वो है आपका सूर्य। सौर मंडल का मुखिया किसे कहा गया है, सूर्य कहा गया है। और एक सूर्य क्या है, एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। यानी कि जो उपग्रह प्रकाशित होते हैं किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है ना, और न ही उपग्रह के पास होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सौर मंडल। अब हम समझते हैं सूर्य, है ना। सूर्य यानी कि सन। यानी कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक बहुत बड़ा आग का गोला है। यानी कि बहुत बड़ा आग का गोला क्या है, तारा है। सूर्य एक क्या है दोस्तों, तारा है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि सूर्य तारा है, ग्रह है। तो सूर्य क्या है, एक स्टार है, तारा है, ठीक है। और सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र में है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है सिंपली, ठीक है। इसे बहुत अधिक मात्रा में क्या है, प्रकाश तथा उष्मा उत्सर्जित होते रहता है सूर्य से, और उसी के प्रकाश और उष्मा से क्या होता है, पृथ्वी, अगर सूर्य नहीं होता तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी पे क्या जीवन हो सकता था, कभी नहीं। बिना सूर्य के पृथ्वी पर हम जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी फिर इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर आपको जीवन न के बराबर आपको जीवन रहता ही नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ रहता फिर, ठीक है। तो इसीलिए सूर्य होने के कारण ही यहाँ पर क्या है, जीव है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास जो है दोस्तों सौर ऊर्जा के कारण ही संभव हो पाया। जी हाँ, बिना सौर ऊर्जा के पृथ्वी पर यहाँ पर विकास संभव नहीं हो सकता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण सूर्य में नाभिकीय संलयन क्रिया होता है। ये क्वेश्चन अभी आपको आगे आएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, तो ये ध्यान रखना है, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, और जिसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी आपको याद रखना है 14.98 करोड़ किलोमीटर, है ना। यानी कि सिंपली इसको 15 करोड़ किलोमीटर भी आपको दिया जाता है ना। तो 14, ये पूरा एग्जैक्ट दिया हुआ है, इतना करोड़ किलोमीटर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। सोच लीजिए, इतना दूर होने के बाद भी मतलब कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे कितना तेज आता है, आप गर्मी में महसूस करते होंगे। कह रहा है कि सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो क्या कहता है, कोरोना कहा जाता है। देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है, तो जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो इसका जो ये वाला जो लास्ट वाला भाग है ना, ये क्या है, पूरा ये काली चमकते हुए दिखता है आपको, और पूरा बीच वाला जो भाग है वो पूरा तो झप जाता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, पूरा जो सूर्य है ये क्या होता है, पूरा सूर्य ढक जाता है। तो इसके जो किनारे किनारे वाला भाग है ना, किनारे वाला जो भाग है ये आपको चमकते रहता है, उसी को कहा जाता है आपको क्या, कोरोना, है ना। याद रखिएगा, अभी जो कोरोना हुआ ये कोरोना वाला नहीं, वो दूसरा कोरोना नाम उसको दिया गया है। अब हम समझते हैं ग्रह। आखिर ग्रह क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ग्रह क्या होता है, कह रहा है कि वे आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश जिसमें अपना क्या होता है, प्रकाश नहीं होता। स्टार्टिंग में आपको बताए कि जो ग्रह होते हैं उसमें अपना प्रकाश क्या होता है, नहीं होता है। वो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। और वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं और चमकते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। एक लाइन में आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान समय में हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या जो है दोस्तों वो 8 है। लेकिन देखिए पहले 9 ग्रह था और 2006 ईस्वी में, है ना, एक प्लूटो ग्रह को क्या कर दिया गया, इसको ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। कब किया गया, 2006 में कर दिया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मतलब क्योंकि जितने भी ग्रह हैं अपने क्या है, अपने कक्षा में क्या करती है, घूर्णन करती है, अपने अक्ष पे घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी वो चक्कर लगाती है। लेकिन ये जो प्लूटो था ना, प्लूटो दूसरे के घर में ये प्रवेश कर जाती थी। तो दूसरों के घर में प्रवेश कर जाइएगा तो उसको घर से क्या कर दिया गया, ग्रह की संख्या से उसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है, ठीक है, वो आपको याद रखना है कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, ठीक है। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम आपको ध्यान रखना है कि सूर्य जैसे है उसके बाद कौन सा ग्रह, उसके बाद कौन सा ग्रह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है वो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बार बार आपको एग्जाम में सजाने के लिए दिया जाता है क्रम, ठीक है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये हो गया आपका सूर्य से दूरी के आधार पर। और एक पूछा जाता है आपको द्रव्यमान के आधार पर, यानी कि भार के आधार पर, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है कि बृहस्पति है ना, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, अरुण है, हालांकि यानी कि जो आउटर जो ग्रह है ना। देखिए आपको ग्रह जो है ना वो एक तो इनर प्लेनेट कहा जाता है, एक आउटर प्लेनेट कहा जाता है ना। तो मान लीजिए ये क्या है, आपका सन है, इसके बाद है आपका बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। यानी कि 1 2 3 4 जो ग्रह है स्टार्टिंग वाला, ठीक है, इसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, ठीक है। और 4 जो बाहर वाले ग्रह है इसको कहा जाता है बाह्य ग्रह, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यानी कि जो बाह्य ग्रह है ये आपको सबसे ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि सबसे जो बड़ा है वो बृहस्पति है, फिर आपको शनि है, फिर वरुण है, तब आपका अरुण है। उसके बाद आता है पृथ्वी का नंबर, है ना, उसके बाद आता है आपको पृथ्वी का नंबर, उसके बाद है शुक्र, फिर मंगल, फिर आपका बुध। तो ये आप क्रम आप याद रखिएगा द्रव्यमान के आधार पर और फिर आपका ग्रहों के सूर्य से दूरी के आधार पर, ठीक है। देखिए अभी आपको बता दिए थे कि सौर मंडल जो है इस ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आंतरिक ग्रह और एक आपका बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह आपको बता दिया गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह कौन सा है आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए इस जो बाह्य ग्रह है इसका जो आकार भी बड़ा है और इसका घनत्व क्या है, कम है, उल्टा होता है। लेकिन जो आंतरिक ग्रह है इसका क्या होता है, आकार छोटा है और घनत्व इसका अधिक है। तो ये घनत्व के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा और आकार के बारे में भी आपको पूछा जाता है। कह रहा है कि सभी ग्रह अपने अक्ष से निश्चित डिग्री पर झुके हुए हैं, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है आपका। अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री, और कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री इसका झुकाव है, कक्षीय झुकाव, और अक्षीय है आपका 23.5 डिग्री। तो जितने भी ग्रह हैं वो क्या है, अपने अक्ष पे क्या है, झुके हुए हैं और अपने चारों ओर क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहे हैं। कह रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात्रि की अवधि में अनुक्रमिक रूप से परिवर्तन यहाँ पर होता रहता है। यानी कि पृथ्वी पर जैसे दिन रात होने में 24 घंटा लगभग टाइम लगता है ना, उसी प्रकार से जितने भी ग्रह है वहाँ भी दिन रात होता है, लेकिन किसी का टाइम ज़्यादा है, किसी का कम है, ठीक। अब यहाँ पर जितने जो ग्रह हैं, 8 जो ग्रह हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख ले, क्योंकि यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट आपको बनता है, जो मेन पॉइंट है उसको यहाँ पर देखना जरूरी है। तो आपको पता है कि सूर्य के नज़दीक जो सबसे ग्रह है वो उसको कहा जाता है बुध, और बुध को इंग्लिश में आपको याद रखना है मरकरी कहा जाता है, ठीक है। तो मरकरी जो है दोस्तों, देखिए ये जो मरकरी है ना सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और सौर मंडल का क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। और
बुध का जो है, बुध पर वायुमंडल का अभाव है, यानी कि बुध पर क्या है, वायुमंडल नहीं है ना, किसी प्रकार का वहाँ हवा नहीं है। और इस कारण क्या होता है, वहाँ सर्वाधिक गर्मी रहती है ना। दिन में वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहता है, रात्रि के समय सर्वाधिक ठंड हो जाता है वहाँ पर। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बुध के बारे में और क्या पूछता है कि ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है सबसे कम दिन में करता है। सूर्य की परिक्रमा जो है सबसे कम, यानी कि कितने दिन में, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा एक चक्कर ये लगा देता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, एक तो हो गया बुध और एक हो गया आपका शुक्र। तो दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रह को आप ध्यान रखिएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है और इस कारण यहाँ पर ग्रहण नहीं लगता है। अब देखिए ग्रहण क्यों नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य, ये है मान लिया सूर्य है और ये क्या है आपका बुध है। अब इसके बीच में कोई ग्रह या उपग्रह रहेगा तब तो ये बीच में आएगा, तो इसका प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी आपको मतलब ग्रहण नहीं लगता है। कह रहा है कि बुध ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे नज़दीकी का ग्रह है और इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। साथ ही बुध सूर्य के बीच कोई अन्य ग्रह भी नहीं है जो सूर्य व बुध के मध्य आ सके, और इस कारण ग्रह पर कभी ग्रहण नहीं लगता है। और यही वजह है कि बुध पर कोई भी ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि ये है सन और ये क्या है आपका बुध है। तो सन है और ये आपका बुध ग्रह है, मरकरी है। तो इसके बीच में अगर कोई ग्रह रहेगा तब तो सूर्य का प्रकाश, ये अगर ये ग्रह बीच में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ने लगेगा, तो बुध क्या हो जाएगा, अंधेला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इसके वजह से यहाँ पर कोई भी ग्रहण नहीं लगता है आपका। दूसरा जो ग्रह है वो है आपका शुक्र, और शुक्र को क्या कहते हैं, वेनस कहा जाता है। यानी कि शुक्र ग्रह जो है दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 225 दिन में करता है। देखिए यहाँ पर सारा परिक्रमा वाला को नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ बुध के बारे में आपको बार बार पूछ लिया जाता है कि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है। क्योंकि जो बुध है वो सबसे कम दिन में करता है, मात्र 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है आपका। हमारा जो पृथ्वी है ये कितने दिन में करता है, तो पृथ्वी को लग जाता है 365 दिन, है ना। लेकिन बुध कितने दिन में कर लेता है, तो मात्र 88 दिन में आपका कर लेता है। शुक्र कितने में करता है, तो 225 दिन में आपका ये चक्कर लगा लेता है। तो सबका चक्कर नहीं पूछा जाएगा, एक पृथ्वी का याद रखना है और एक चंद्रमा का याद रखना है, एक बुध का याद रखना है, ठीक है। और ये आपको बृहस्पति के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए शुक्र जो ग्रह है इससे आपका, इसको वेनस बता दिए, है ना, 225 दिन लगता है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जी हाँ, शुक्र ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। और ये जो परिक्रमा, हाँ ये परिक्रमा के बारे में पूछा जाता है कि शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है, तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है। यानी कि जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो पूर्व से पश्चिम करते हैं, लेकिन ये शुक्र जो ग्रह है ये कैसे कर रहा है आपको, तो ये आपको पूर्व से पश्चिम आपको परिक्रमा करता है। और एक ग्रह और है, उसका नाम है आपका अरुण। अरुण के बारे में आपको बाद में पढ़ेंगे, है ना, लास्ट में अरुण के बारे में पढ़ेंगे। तो अरुण भी जो ग्रह है दोस्तों, ये भी परिक्रमा कैसे करता है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दो ग्रह कौन कौन हो गए, एक शुक्र हो गए और एक आपको हो गए अरुण। तो ये दोनों जो ग्रह है ये कैसे परिक्रमा कर रहा है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है, ठीक है। चलिए, शुक्र ग्रह पर मतलब वायुमंडल तो उपस्थित है, लेकिन कौन से वायुमंडल है, कौन से हवा वहाँ पर है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कारण है कि शुक्र जो ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है ना। सौर मंडल का क्या है, सबसे गर्म ग्रह है ये शुक्र ग्रह, ठीक। चलिए आगे देखिए, शुक्र ग्रह के बारे में आपको पूछा जाएगा कि सबसे चमकीला आकाशीय पिंड किसे कहा जाता है, तो वो आपको जो सबसे चमकीला ग्रह भी यही है, कौन सा है, शुक्र ही है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका आकार जो है, हाँ इसका आकार और द्रव्यमान जो है पृथ्वी के बराबर लगभग है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी का भगनी कहा जाता है, सुबह का तारा इसको कहते हैं, शाम का तारा इसको कहा जाता है। किसको, तो सारा चीज़ कहा जाता है आपको शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, ठीक है। जो भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह, है ना, तो ये सब आप याद रखिएगा कौन सा ग्रह है, तो वो आपका शुक्र ग्रह है। तो ये हो गया शुक्र। नेक्स्ट जो ग्रह है वो है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और आगे जा कर के हम पृथ्वी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो पृथ्वी पर तो हम लोग रहते ही हैं और पृथ्वी पर तो बहुत सारी घटनाएं होती है ना। तो पृथ्वी के बारे में हम तो विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कह रहा है कि यह
सूर्य से दूरी के क्रम में कितने नंबर का है? तीसरा नंबर का है। सबसे पहले बुध है, फिर आपका शुक्र है, और फिर आपका पृथ्वी है, और उसके बाद है आपका मंगल। तो ये क्रम आपको भूलना नहीं है मेरे दोस्त, है ना, ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये तीसरे नंबर का ग्रह है, और सभी ग्रहों में आकार में कैवां है? पाँचवां है। आकार में, है ना, आकार में कैवां है? पाँचवां है। और क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में कैवां है? तो तीसरा है। तो ये आप ध्यान रखना है। कह रहा है कि यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। ये है आपका शुक्र और ये है आपका मंगल, इसके बीच में क्या है? आपका अर्थ है, ठीक है, याद रखना है। यह अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, और यही कारण है कि पूर्व में क्या होता है? सूर्योदय होता है, और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, ठीक। आगे हम पृथ्वी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो ग्रह है वो है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए, मंगल ग्रह का जो नामकरण किया गया था, यानी कि इसका जो नाम दिया गया है मंगल, ये रोमन युद्ध के देवता के नाम पर दिया गया था। किसके युद्ध के? रोमन युद्ध के देवता के नाम पर दिया गया था आपको मंगल ग्रह, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है ना? मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है, आयरन ऑक्साइड यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है, इसी वजह से मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और ये कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है आपका। देखिए, मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर मतलब कि पृथ्वी के अलावे जीवन होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। और देखिए, इस पर जल होने की भी उपस्थिति का पता चला है, और देखिए जल मतलब बर्फ़ के रूप में उपस्थिति का पता चला है, ऐसा है ना। और ये सूर्य की परिक्रमा आपको 687 दिन में करता है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा जल्दी। देखिए, एक चीज़ पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो मंगल ग्रह है इसके 2 उपग्रह हैं। उपग्रहों की संख्या मंगल की कितनी है? अभी हम 2 ग्रह पढ़े, है ना, 3 ग्रह पढ़े। 3 ग्रह में 2 ग्रह के पास क्या था? एक भी उपग्रह नहीं था, बुध और शुक्र के पास। लेकिन यहाँ पृथ्वी के पास कितना है? मात्र 1 उपग्रह है, चंद्रमा। और यहाँ पर मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह है मात्र। कौन कौन? तो एक है फोबोस और एक है डीमोस। तो फोबोस और डीमोस से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाएगा। क्यों? कि ये जो डीमोस ग्रह है दोस्तों, ये पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। डीमोस जो उपग्रह है इस सौर मंडल का क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखना है डीमोस। इसके बारे में सारा क्वेश्चन अभी आगे आने वाला है। कह रहा है कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो निक्स ओलंपिया है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि मंगल ग्रह पर जो, जैसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा आपका पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है ना। उसी प्रकार से मंगल पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया, और ये माउंट एवरेस्ट से कितनी गुनी ऊंची है? तो 3 गुना ऊंची है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, 3 गुना ये ऊंचा है आपका। अगला जो प्रश्न है वो है आपका अगला जो आपका टॉप पॉइंट है वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति क्या है? द्रव्यमान के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है आपका, ठीक है। और ये आउटर प्लेनेट है ना, यानी कि बाह्य ग्रह है, ठीक है। तो बृहस्पति जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर कहा जाता है। और ये सौर मंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है द्रव्यमान के आधार पर, ठीक है। तथा सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 11.9 वर्ष में करता है। और यह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका बृहस्पति। अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने देर में घूमता है? 24 घंटे में घूमता है। और ये कितना बृहस्पति मात्र लगता है 9 घंटा में घूम जाते हैं। यहाँ पर आपको नहीं दिया है ना, मैं आपको बाद में बता दूंगा, अगर आपको पता है तब कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। देखिए, बृहस्पति के उपग्रहों की जो संख्या है वर्तमान में क्या हो गया है? चेंज हो गया है। बृहस्पति के उपग्रहों की जो संख्या है वर्तमान में ये चेंज हो गया है। वर्तमान में यहाँ पर आपको चेंज हो गया है, ये आप गूगल करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमेशा उपग्रहों की जो संख्या है ये क्या होते रहता है? बदलते रहता है, खोज होते रहता है ना। तो इसकी वजह से ये अभी 63 नहीं है, ये बहुत काफ़ी पुराना ये डाटा दिया हुआ है आपका, ठीक है। 79 था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी 79 से भी लगता है कुछ बढ़ चुका है, 82 या 83 लगता है हो चुका है आपका बृहस्पति ग्रह का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे ना, तो वहाँ पर इसको हम क्लियर कर लेंगे। देखिए, एक गैनीमीड जो है ये उपग्रह जो है ये बृहस्पति का ही नहीं वरन सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी जो गैनीमीड है ये सौर मंडल का सबसे क्या है? बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा भी पढ़े थे कौन सा? डीमोस, ठीक है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये इतने बड़े हैं इसके वजह से।
अब देखिए बृहस्पति ग्रह पर भी क्या है, वायुमंडल है, लेकिन कौन कौन सी यहाँ पर आपको गैसें मिलेगी, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया गैसें यहाँ पर पाई जाती है। तो 4 प्रकार की गैसें हैं, ठीक है। और बृहस्पति जो है वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है दोस्तों। तो ये बात आप ध्यान रखना है, यानी कि बृहस्पति का जो वायुमंडलीय दाब है वो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का तुलना में कितना अधिक है, तो 1 करोड़ गुना अधिक है। सोच रहे हैं ना। और इसके पास रेडियो तरंग भी है, जिसके कारण इसमें तारा तथा ग्रह दोनों का गुण इसमें पाया जाता है आपको बृहस्पति ग्रह में। नेक्स्ट जो ग्रह है वो है आपका शनि, और शनि को क्या कहते हैं, सैटर्न। सैटर्न जो है दोस्तों ये सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है, ठीक है। ये आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखना है। देखिए शनि के बारे में एक चीज़ पूछा जाता है कि कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर वलय पाया जाता है, ठीक है। तो शनि के चारों ओर एक वलय पाया जाता है ना, रिंग की टाइप का आप देखे होंगे, है ना, वो हमेशा आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है। और ये जो वलय जो है आखिर क्या है, तो ये जो वलय है ये अत्यंत छोटे छोटे कण हैं, बर्फ़ के टुकड़े हैं, और वो हमें दूर से बहुत सुंदर वलय के रूप में दिखाई देता है, ठीक। देखिए शनि के पास जो उपग्रहों की संख्या है, दूसरे नंबर पर ये उपग्रहों की संख्या है, और इसके बारे में भी हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहाँ पर हम यहाँ पर देख लेंगे कितने इसके उपग्रह हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर मतलब सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो वो है शनि के पास। शनि के पास एक ग्रह है टाइटन। टाइटन के बारे में पूछा जाता है कई बार कि टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है आपका टाइटन। टाइटन जो उपग्रह है ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, याद रखना है टाइटन। सिंपली ऐसे ही पूछ लेगा कि टाइटन जो ग्रह है ये किसका उपग्रह है, तो शनि का। शनि के निर्माण में गैसों का महत्वपूर्ण स्थान है, और इस कारण इसका घनत्व जो है पानी से कम है। देखिए जो भी आउटर प्लेनेट है, यानी कि जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि जो बाह्य ग्रह जिसको कहा जाता है, तो बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह भी कह सकते हैं, और इसका जो घनत्व है दोस्तों काफ़ी कम है, इसके वजह से मतलब इसको पानी से भी कम इसका घनत्व है, इसलिए कहा जाता है कि जो शनि ग्रह है वो पानी में तैरते हुए प्रतीत होता है, तैरते हुए दिखाई देता है आपको, ठीक है। अब देखिए शनि के वायुमंडल में कौन कौन से यहाँ पर गैस पाई जाती है, तो शनि के वायुमंडल में हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, और अमोनिया गैसें यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट जो ग्रह है वो है आपका अरुण। अरुण ग्रह के बारे में कहा जाता है, यानी कि यूरेनस इसको कहते हैं। अंग्रेजी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हिंदी में लिख देगा यूरेनस, और अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप गलत करके आ जाइएगा, ठीक है। तो यूरेनस इसका होता है। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1781 में खोज हुई थी, किसके द्वारा, तो विलियम हर्शल के द्वारा इसकी खोज की गई थी आपकी। और इसका अक्षीय झुकाव जो है अन्य ग्रहों की तुलना में क्या है, सर्वाधिक है, क्योंकि ये जो ग्रह है ना, देखते हैं लास्ट वाला ग्रह है, और यहाँ पर क्या रहेगा, सर्वाधिक ठंडा रहेगा, क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर काफ़ी ठंडा होगा। और ये भी क्या है, गैसीय ग्रह के रूप में है। और ये देखिए ये काफ़ी अन्य ग्रहों की तुलना में क्या है, इसका अक्षीय झुकाव काफ़ी ज़्यादा है, और इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो वो है अरुण ग्रह, ठीक। चलिए अरुण के बारे में और आपको क्या पूछेगा दोस्तों, तो देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये दोनों जो परिक्रमा करती हैं, ये किस प्रकार से, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। ये सूर्य की परिक्रमा तो एक तो 84 वर्ष में करता है, और इसके अलावा अरुण ग्रह भी सूर्य की भांति शुक्र की भांति सूर्य की परिक्रमा जो पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। जैसे आपको शुक्र कर रहा था पूर्व से पश्चिम, उसी प्रकार से अरुण ग्रह भी कैसे करता है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, ये चक्कर लगाता है सूर्य का। और लेकिन जितने भी और ग्रह हैं, यानी कि 6 ग्रह और हो गए आपके, बुध हो गए, है ना, आपके मंगल है, पृथ्वी है, बृहस्पति, शनि, है ना, वरुण, तो ये जो कैसे परिक्रमा करते हैं, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, तो ये याद रखना है आपको। और कह रहा है कि इस कारण इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय किधर होगा, क्योंकि उल्टा कर रहा है ना, तो सूर्योदय कहाँ होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा, और सूर्यास्त कहाँ होगा, तो पूर्व दिशा में होगा। तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात है आपकी, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अरुण ग्रह में भी चारों ओर वलय पाया जाता है। जैसे आपको देखे थे शनि ग्रह में चारों ओर जो वलय पाया जाता है, उसी प्रकार से अरुण ग्रह में भी चारों ओर वलय पाया जाता है। अब अगला जो ग्रह है वो है आपको वरुण, लास्ट ग्रह है आपका वरुण। वरुण ग्रह से आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसका रंग कैसा है, तो ये हरे रंग का है, ठीक है।
है ना। ये कैसे किस रंग का है, तो हरा रंग का है। और वरुण ग्रह का खोज पूछ लिया जाता है, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेपच्यून। और इसका जो खोज किया गया था वो जर्मन खगोल शास्त्री थे जोहान गाले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जोहान गाले के द्वारा वरुण ग्रह की खोज की गई थी। कब की गई थी तो आपको ये बताना है नीचे कमेंट करके। देखिए 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा ये पूरा करता है ना। सबसे लास्ट वाला ग्रह है, तो लास्ट वाला ग्रह है तो इसका देख रहे हैं दूरी इसका ज़्यादा ना हो जाएगा। मान लीजिए सन ये आपका सन ये है और सबसे लास्ट वाला ग्रह है, तो इसको क्या है, परिक्रमा करने में काफ़ी दूर इसको चक्कर लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसको टाइम क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब है कि वरुण ग्रह में कौन कौन से वायुमंडल में यहाँ कौन कौन से गैस हैं, तो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है, मीथेन है, अमोनिया गैस है। इन सारी गैसों का यहाँ पर मिश्रण है। ठीक है, इसके उपग्रह यहाँ पर 13 दिया गया है, ये 13 बदल गया है ना, अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि उपग्रहों की खोज हमेशा होते रहती है, तो ये चेंज होते रहता है आपका। ठीक है, देखिए टाइटन जो है ना, टाइटन आप देखे थे शनि ग्रह का भी उपग्रह है ना। और टाइटन एक नाम है आपको, अरुण ग्रह के भी उपग्रह का एक टाइटन नाम है। ठीक है, इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह। आखिर क्षुद्र ग्रह क्या होता है। देखिए क्षुद्र ग्रह अभी आपको बताए कि मान लीजिए ये क्या है, सन है, सन के बाद है आपको बुध है, बुध के बाद आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण आपका। देखिए तो 4 जो इधर ग्रह है यानी कि आंतरिक ग्रह है, इसके बीच में आपको दिखाई देगा एक पट्टी टाइप का, है ना, एक छोटे छोटे, तो इसी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र मतलब क्या होता है, छोटा, और ग्रह मतलब ग्रह तो अभी आप पढ़ ही लिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्या है, ग्रह के ही ये टुकड़े हैं जो क्या हो गए, ग्रह से अलग हो गए हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी है, जिन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, यानी कि एस्ट्रॉयड इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये अब क्षुद्र ग्रह पूछा जाता है कि किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो किसके किसके बीच है, तो ये हो गया आपका मंगल और ये हो गया आपका बृहस्पति। ठीक है, तो इन 2 ग्रहों के बीच में है आपका क्षुद्र ग्रह। ठीक है, चलिए एक पट्टी के समान है। एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि सीरस, है ना, सीरस जो है ना ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका सीरस। और इसका व्यास कितना है, तो 1025 किलोमीटर इसका व्यास है। सभी क्षुद्र ग्रह अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा भी यहाँ पर करते हैं, यानी कि जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बहुत लाखों करोड़ों में संख्या में, छोटे छोटे मतलब संख्या में है जो यहाँ पर इसके बीच में है और चक्कर लगा रहे हैं। अगला आप सुने होंगे धूमकेतु। तो धूमकेतु क्या होता है, चलिए हम देखते हैं धूमकेतु। देखिए धूमकेतु यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमेट्स कहा जाता है। यानी कि धूमकेतु जो है साधारणतः पुच्छल तारे के नाम से जाने जाते हैं। यानी रात में आप देखते होंगे पूछ के समान एक आती है और क्या हुआ, जलते जलते आकर क्या जलते आती है और क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है बीच रास्ते में, क्योंकि इसकी जो इनकी लंबी पूछ होती है, इसके वजह से इसको क्या कहा जाता है, पुच्छल तारे के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि पुच्छल तारा और धूमकेतु दोनों क्या है, दोनों सेम वर्ड है ना, दोनों एक ही चीज़ है। आगे कह रहा है कि सामान्यतः जो है पुच्छल तारा पूछ विहीन होता है, परंतु सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस मध्य भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है, जो इस तारे की पूछ के निर्माण करती है। अब देखिए इतने क्योंकि इसका स्पीड होता है ना, तो ये इतना तेज में भागती है कि और ये जल जाती है, तो पीछे वाला भाग क्या लगता है कि ये पूछ है। ठीक है, इसलिए इसको नाम पड़ गया क्या, पुच्छल तारा। ठीक है, हाँ, और पूछ होने की विशेषता के वजह से इसको कहा जाता है कॉमेट। ठीक है, जो यूनानी शब्द कॉमेट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बाल जैसा। अब है कि धूमकेतु, हेली धूमकेतु, हाँ हेली धूमकेतु के बारे में बार बार आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि हेली जो धूमकेतु है ये कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। तो हेली धूमकेतु जो है दोस्तों ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, और अभी 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार कब दिखाई देगा, तो 2062 में दिखाई देगा। यानी कि 1986 में अगर आप 76 साल जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 6 12, 8 7 15 1 16, और यहाँ पर हो जाएगा 2062 में ये दिखाई देगा नेक्स्ट हेली धूमकेतु। तो ये आप ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है वो है उल्का। उल्का किसे कहा जाता है, तो उल्का किसे कहते हैं, यानी कि अंतरिक्ष में घूमते आकाशीय पिंड जो धूल और गैस से बने होते हैं उल्का कहलाते हैं। यानी कि उल्का का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, धूल और गैसों का ये मिश्रण है और उसी को कहते हैं उल्का।
ठीक है। कह रहा है कि इनके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने की प्रक्रिया को उल्कापात कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जैसे ही मतलब कि मध्य मंडल में आता है, ठीक है। पृथ्वी की जो कक्षा है ना, पृथ्वी का जो मंडल है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तो ये उल्काएं जैसे ही मध्य मंडल में आती है तो क्या हो जाता है, जल जाता है, और ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है। ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये छोटे छोटे उल्का हैं, तो ये पृथ्वी की ओर गति से आ रही है, और जैसे ही ये मध्य मंडल में आएगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और जलने के बाद ये क्या होगा, पृथ्वी पे आकर के गिरेगा। ठीक है, तो ये उल्काएं जो है पृथ्वी पर गिरने से पहले क्या हो जाती है, जल जाती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी उल्काएं हैं जो बड़े होते हैं तो ये जल नहीं पाता है, इसके वजह से पृथ्वी पर गिरता है और इससे गड्ढा भी बन जाता है ना। बहुत बहुत कभी कभी आप पेपर में भी इसके बारे में देखे होंगे, सुने होंगे। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से पृथ्वी पर आकर्षित होती है और ये प्रक्रिया उत्पन्न होता है आपका। आगे कह रहा है कि ये सामान्यतः वायुमंडल के घर्षण के कारण सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, आगे है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, है ना, जिसके कारण आकाश में आतिशबाजी नजर आता है आपको। आप देखे होंगे कभी कभी जलते हुए नजर आएगा, और ये पृथ्वी पर मतलब आते आते क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है आपका। सबसे बड़ा ज्ञात उल्कापात प्रागैतिहासिक काल में नामीबिया में आपका हुआ था। चलिए अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका मिल्की वे। अब मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा, आकाश गंगा के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे थोड़ा सा, और इसके बारे में अभी और आगे देखने वाले हैं। यानी कि जो आकाश गंगा है इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए आकाश गंगा जो है ना, ये क्या है, तो तारों का समूह है। क्या है ये, तारों का समूह, यानी कि बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों तारों के समूह को मिला करके एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। और ऐसे आकाश गंगा जो है, करोड़ों आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। ठीक है, यानी कि आकाश गंगा जो है लाखों तारों का समूह है, और हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है, सौर मंडल के अंतर्गत जो 8 ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्काएं, धूमकेतुएं हैं, तो उससे मिला करके क्या बनता है, सौर मंडल बनता है। और उसी किसका भाग है ये, तो आकाश गंगा का ही ये भाग है। ठीक है, चलिए हमारी आकाश गंगा सर्पिलाकार है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आकाश गंगा की आकृति कैसी है, तो सांप की तरह है ना, सर्पिलाकार है। ठीक है, याद रखिएगा, मिल्की वे। ये हो गया आपका आकाश गंगा। नेक्स्ट है आपका उपग्रह। तो उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, अभी आप जैसे ग्रह के बारे में देखे थे, यानी कि वे आकाशीय पिंड, ठीक है, जो ग्रह के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाता है। अब देखिए ग्रह के बारे में भी पढ़े थे कि सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो उपग्रह भी जो है ये मतलब ग्रह का ही भाई ही है ना, ग्रह का ही छोटा भाई है। तो ग्रह से ये अलग हो गया है, और ये भी किसका परिक्रमा कर रहा है, तो सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। जैसे कि जितने भी ग्रह थे, है ना, जितने भी ग्रह थे वो क्या थे, सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे, आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना। तो उसी प्रकार से उपग्रह भी हैं, ये भी आपको सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और इसको सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, उपग्रह कहते हैं। देखिए बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं था, अभी हम लोग देखे थे, और इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं उसके पास उपग्रह है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है, और इसके बाद किसका स्थान आता है, तो शनि का स्थान आता है। बृहस्पति का उपग्रह जो है गैनीमेड जो उपग्रह है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखना है, गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल जो ग्रह है, इसका जो फोबोस उपग्रह है, ये सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा हो गया, गैनीमेड, और सबसे छोटा कौन हो गया, तो आपका मंगल का है फोबोस। ठीक है, देखिए फोबोस नहीं, यहाँ पर डीमोस होना चाहिए दोस्तों, है ना, डीमोस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, और चंद्रमा के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है सप्तर्षि तारामंडल। देखिए ये जितने पॉइंट आप देख रहे हैं लगभग आपको क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा विस्तार से आपको देखने को नहीं मिला होगा। अब हम अभी देखेंगे सप्तर्षि तारामंडल क्या है। तो बिग बियर्स को अर्सा मेजर यानी कि ग्रेट बियर भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है भालू। हिंदी में इसे सप्तर्षि तारामंडल कहा जाता है, यानी कि 7 तारों के समूह। ना मैंने है ना, सप्तर्षि यानी क्या है, 7 तारों का ये समूह है। क्या है ये, देखिए 7 अभी मैंने बताया ना, ये 7 तारों का क्या है, समूह है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है सप्तर्षि तारा मंडल। ठीक है,
याद रखिएगा। और यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। ये सालों भर किधर दिखाई देता है, तो उत्तर में दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी के किधर दिखाई देगा, आप जैसे छत पर चढ़िएगा तो उत्तर दिशा में आप देखिएगा तो ये 7 जो तारों का समूह है ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको गाँव घर में सतभैवा या फिर सप्तर्षि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसे 7 तारों के समूह के रूप में देखा जाता है। इनमें 4 तारे चौकोर और 3 तिरछी होती है। अभी आपको दिखाएं, है ना, 4 तारे क्या होता है, चौकोर होता है ऐसे, और 3 तारा ऐसे होता है आपका। ठीक है, तो ये होता है टोटल सप्तर्षि। ठीक है, चलिए अब देखिए सौर मंडल के बारे में अभी हम लोग बहुत कुछ देख लिए, ग्रह देख लिए, है ना, उपग्रह देख लिए, सप्तर्षि देख लिए, मिल्की वे देख लिए, उल्का देख लिए, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, है ना, सारा चीज़ देख लिए, सूर्य, सौर मंडल। अब है कि इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अलग अलग करके आपको दिया हुआ है। जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सबसे सूर्य के निकट का ग्रह बुध है। आजकल सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह तो वरुण है ना। पहले क्या था, प्लूटो था, लेकिन प्लूटो अब हट गया है। प्लूटो की जगह क्या अब आ गया, वरुण आ गया, क्योंकि प्लूटो को 2006 ईस्वी में ग्रह से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। हाँ, ये देखिए याद रखिएगा, सूर्य के सबसे निकट है बुध और पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र है। ठीक है, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह तो शुक्र है, क्योंकि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र ही है, तो सबसे चमकीला यही है। गर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसके वजह से सबसे चमकीला हो गया शुक्र। और सबसे अधिक चमकीला हो गया साइरस, तारा, है ना, तारा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ग्रह नहीं है, सबसे अधिक चमकीला तारा वो क्या हो जाएगा, साइरस हो जाएगा। और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो वो है बृहस्पति। सबसे सॉरी ठंडा ग्रह कौन सा है, जो दूर का ग्रह होगा वो ठंडा होगा, है ना, जो सूर्य से सबसे दूर का होगा उसको ठंडा होगा। यानी कि वरुण ग्रह क्या है, सबसे दूर का ग्रह है, तो ये सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति देखे थे। द्रव्यमान के अनुसार सबसे भारी ग्रह यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। ठीक है, और रात्रि में लाल दिखाई कौन देता है, तो मंगल दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि लौह ऑक्साइड की वजह से ये लाल दिखाई देता है। आगे है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड। गैनीमेड किसका है, तो बृहस्पति का है ना। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो है डीमोस, है ना, डीमोस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो गया आपका डीमोस, याद रखिएगा। ठीक है, और नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 भाग में क्या है, जल ही जल है, इसके वजह से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल है ना, आयरन ऑक्साइड की वजह से। भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, है ना। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन हो गया शुक्र। चलिए ये सब तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे चंद्रमा के बारे में। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सेटिंग में जा करके स्लो, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना काफ़ी बड़ा है, तो इसको आज ख़त्म भी करना है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ख़त्म करना है, क्योंकि नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, कल तो कल आप लोग तैयार रहिएगा, कितने बजे, 9 बजे इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर बनाने में चटनी लगेगा आपको। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा जो है एकमात्र उपग्रह है, किसका, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, याद रखना है। और इसके पास अपना क्या प्रकाश है, बिल्कुल नहीं, नहीं उपग्रह के पास है और नहीं ग्रह के पास है। तारा के पास सिर्फ अपना क्या होता है, प्रकाश होता है, और उसी के प्रकाश से क्या होता है, ये प्रकाशित होता है। यानी कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। देखिए चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है, जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल तो है, लेकिन पृथ्वी पर ही एकमात्र जीवन है ना। और जो ग्रह है वहाँ वायुमंडल था आपका, कहीं हाइड्रोजन है, हीलियम है ना, अन्य ग्रह हैं, अन्य गैसें हैं। शुक्र ग्रह पे जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपको वायुमंडल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं। देखिए हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रमा पर आखिर सबसे पहले कौन गया था, तो चंद्रमा पर सबसे पहले गया आपको 21 जुलाई, है ना, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को गया था। यहाँ पर कौन गया था, तो USA के, है ना, USA के अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से यहाँ पर व्यक्ति गए थे। और वो व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन। पहला व्यक्ति पूछा जाता है तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो वो थे सर एडविन एल्ड्रिन।
है ना। पहला कदम कौन रखा था चंद्रमा पर, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा कदम कौन रखा था, तो एडविन एल्ड्रिन रखा था, याद रखिएगा, ठीक है। और किस यान से गए थे, तो अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से ये गए थे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इन लोगों की चंद्रमा की सतह पर रखा गया पहला कदम क्या कहता है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इसे कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पूर्णिमा जब आता है ना, जब पूर्णिमा आता है तो चंद्रमा कैसे दिखता है आपको, एक तस्तरी जैसा गोल दिखाई देता है ना। और अमावस्या को क्या हो जाता है, ये पूरे लुप्त हो जाता है, यानी कि पूरा अंधेरा हो जाता है, ठीक है। चलिए और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। इसके बारे में आप कुछ इस हाँ डिटेल से भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन कुछ मैं इम्पोर्टेंट तो हाँ देखिए पूर्णिमा अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने में कितना दिन लगता है आपको, 15 दिन लगता है, और यह अवधि शुक्ल पक्ष कहलाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अमावस्या है ना, अमावस्या से लेकर के कहाँ तक जाना है, पूर्णिमा तक, तो कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, यानी कि टोटल महीने कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक जाएंगे 15 दिन लगेगा, और इस अवधि को मेन क्या कहते हैं, तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है आपको। और जो पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक के जो 15 दिन की अवधि होती है उसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष, यानी कि इसको गाँव घर में क्या कहते हैं, अंधेरिया और इंजोरिया, है ना। तो इसको कहेंगे कृष्ण पक्ष को अंधेरिया, और शुक्ल पक्ष को क्या कहेंगे, इंजोरिया कहेंगे। मतलब कि इस समय क्या होता है, मतलब कि पूरे इंजोला रहता है, और इस समय क्या होता है, अंधेरा होता है, इसलिए कहा जाता है इसको अंधेरिया और इंजोरिया, गांव घर में कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको याद हो गया होगा, चंद्रमा जितने समय में अपनी धुरी पर घूमता है उतने ही समय में पृथ्वी की परिक्रमा भी पूरा करता है। ये देखिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो अपने धुरी पर भी घूमता है, और अपने धुरी पर घूमने के साथ साथ वो सूर्य के भी चारों ओर घूमता है। मान लीजिए ये सन है, तो सन के भी चारों ओर क्या हो रहा है, ये घूमता है आपका, है ना। ये क्या है आपका चंद्रमा है, तो चंद्रमा जो है ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और सूर्य के भी चारों ओर घूम रहा है। इसी प्रकार से ग्रह भी अपने अक्ष पे घूमता था और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। तो अपने अक्ष पर जब घूमता है ग्रह तो क्या होता है, दिन रात होता है, और जब सूर्य के चारों ओर जब घूमता है तो उससे क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है आपका। तो उसी प्रकार से जो चंद्रमा है ना दोस्तों, ये अपनी धुरी पर जितना समय में घूमता है उतने ही समय में ये पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है ना, पृथ्वी का भी ये परिक्रमा कर रहा है, और इसलिए यह हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष देख पाते हैं। जैसे कि उपग्रह है ना, है तो उपग्रह जो है ये अपनी धुरी पर तो घूम ही रहा है, इसके अलावा क्या कर रहा है, तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, और इसीलिए टाइम समान लग रहा है। इसलिए हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष दिखाई देता है, क्योंकि वह पक्ष हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। और कितना परसेंट देख पाते हैं हम लोग, तो 59% भाग इसका हम देख पाते हैं, ठीक है। कितना चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख पाते हैं, तो 59%। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है लिबनिट्ज पर्वत, है ना। लिबनिट्ज याद रखिएगा, लिबनिट्ज पर्वत जो है ये चंद्रमा पर सबसे ऊंची चोटी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है चंद्रमा के बारे में, यानी कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है, तो 3,84,000 किलोमीटर, है ना। सिंपल अब याद रखना है, 3,84,000, ऐसे टोटल है 365 और इसमें जोड़ लीजिएगा, है ना। तो 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी है आपका। व्यास कितना है चंद्रमा का, तो 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 3,64,000 किलोमीटर। अगला जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की जो अवधि है, यानी कि कितना टाइम लगता है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो घूम रहा है इसमें कितना समय लग रहा है, तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। जबकि चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है, अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि कितनी है, यानी कि अपने अक्ष पर कितने देर में घूमती है, तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। तो ये पूरा जितना आपको दिया गया है घंटा मिनट सेकेंड आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको पूरा पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आप सिंपली कभी कभी 28 दिन दे देता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा याद रखना है डिटेल से, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्या है, नहीं है, लुप्त है, वायुमंडल यहाँ पर नहीं है। चंद्रमा की जो सबसे उच्चतम पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 35,000 फीट है लिबनिट्ज पर्वत की।
और ये चंद्रमा पर कहाँ है, तो चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव में स्थित है ना। लिबनिट जो पर्वत है ये चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव में है। जैसे पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, उसी प्रकार से चंद्रमा पर भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो ये दक्षिणी ध्रुव में आपका पड़ता है। चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की जो गति है वो कितनी है दोस्तों, तो 3680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पर ये अपनी धुरी पर ये घूमती है। ठीक है, चलिए तो ये देख लिए हम लोग चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ये सब पूछा जाता है। अभी देखेंगे यहाँ पर ग्रहण के बारे में, ग्रहण कैसे लगता है। देखिए तो ग्रहण जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया चंद्र ग्रहण और एक हो गया आपका सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो ग्रहण किसे कहते हैं, ग्रहण कैसे लगता है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पृथ्वी तथा चंद्रमा की गति के कारण ग्रहण की स्थिति बनती है, यानी कि पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रही है, और इसके स्थिति के वजह से ही क्या होता है, ग्रहण लगता है। अब देखिए ग्रहण तो दो प्रकार का भी आपको बता दिए, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, तो इस स्थिति को युति, वियुति या सिजिगी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अगर एक सीध में हो, यानी कि सरल रेखा में हो, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, युति, वियुति या फिर सिजिगी कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो प्रकार के ग्रहण लगता है आपका। जब तक ये एक सीध में नहीं होगा ग्रहण नहीं लगेगा, है ना। अब देखिए जो ये ग्रहण है, ये ग्रहण तो कैसे लगा, तो चंद्रमा और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये ग्रहण लगता है। अब पहला जो ग्रहण है वो है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसे लगेगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो पूर्णिमा के दिन लगेगा। ठीक है, और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो अमावस्या के दिन लगेगा। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण जो लगेगा जब चंद्रमा क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, तो वो लगेगा, उसे कहेंगे चंद्र ग्रहण। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी जो हमारी है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी, है ना। ये मान लीजिए जाए क्या है आपका पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है आपका सन है, ठीक है, और ये क्या है आपका मून है। तो ठीक है, तो देखिए सूर्य का प्रकाश जो है मून पे ना पड़ के किस पर पड़ने लगा, पृथ्वी पड़ने लगा, और मून क्या हो गया आपका, अंधेरा हो गया। मून जब हो जाएगा अंधेरा तो क्या हो जाएगा आपका, चंद्र ग्रहण लगेगा। और यही मून अगर बीच में आ जाएगा, पृथ्वी अगर मून यहाँ आ जाएगा और पृथ्वी यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा, फिर सूर्य ग्रहण लगेगा, क्योंकि सूर्य की प्रकाश फिर कब पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, तो मून पर पड़ेगी, फिर पृथ्वी अंधेरा हो जाएगा। तो इसके वजह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है आपको। तो ये स्थिति आपको याद रखना है, जब ये एक सीधी रेखा में हो, सूर्य, पृथ्वी और मून, है ना, जब पृथ्वी बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगेगा, जब मून यानी चंद्रमा बीच में आ जाए तो आपको सूर्य ग्रहण लगेगा। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ने लगती है, और इस प्रकार चंद्र ग्रहण लगता है। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लूनर इक्लिप्स कहा जाता है। और ये कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है। स्टार्टिंग में आपको समझा दिया गया है। आगे है, देखिए चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है कि जो चंद्र ग्रहण है, ऐसा नहीं कि हर एक पूर्णिमा को लगेगा, नहीं, हर एक पूर्णिमा को ये नहीं लगता है। ठीक है, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में आएगी तभी ये आपका लगेगा, क्योंकि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य प्रत्येक पूर्णिमा को एक सीधी रेखा में नहीं आते हैं। इसके वजह से प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आपका नहीं लगता है। ठीक है, एक चीज़ है कि अधिकतम अवधि कितना होगा, या जो चंद्र ग्रहण लग रहा है या सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका अधिकतम अवधि कितना होगा। तो चंद्र ग्रहण का अधिकतम जो अवधि होता है वो 1 घंटे 40 मिनट का होता है। क्यों, है ना, इतने ही क्यों होता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी भी तो अपने अक्ष पे घूम रही है ना, और चंद्रमा भी अपने अक्ष पे घूम रही है। तो ये घूमती है तो क्या होता है, अपनी स्थिति को बदल लेगी ना, तो इतना देर के बाद धीरे धीरे क्या होगी, वो स्थिति को बदल लेगी, और इतना ही देर तक ये क्या हो सकता है, ग्रहण आपका लग सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है आपका क्या, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, तो ये अमावस्या को लगता है ना, जब भी लगेगा तो ये अमावस्या को ही लगेगा आपका। ठीक है, और सूर्य ग्रहण में क्या होगा, सूर्य जब छिप जाएगा तो उसे कहेंगे सूर्य ग्रहण, है ना, यानी कि सूर्य में लगेगा, यानी कि दिन में लगेगा। जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो कब लगेगा, दिन में लगेगा। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो रात में लगेगा आपका। ठीक है, चंद्रमा के पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने पर, ठीक है, अभी आपको बताए थे चंद्रमा कहाँ आ जाएगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा आपका, मून आ जाएगा, है ना। ये है आपका अर्थ
और यह है आपका सन। यानी कि सन का जो प्रकाश पड़ने लगेगा, अब किस पे पड़ने लगेगा, मून पर, और इसके जो बीच वाला जो भाग होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और उसी को कहेंगे हम सूर्य ग्रहण। देखते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है तो मतलब कि पूरे पृथ्वी पर लगता है नहीं, जो इसके सामने एकदम ठीक यहाँ पर कोई भी कंट्री होगा तो वहाँ पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो सिर्फ वहीं लगेगा, ऐसा नहीं, यहाँ पर कोई देश होगा ना तो यहाँ पर तिरछा यहाँ पर लाइट पहुँच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। तो यही कारण है कि सब पूरे विश्व में सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण, ग्रहण तो लग सकता है लेकिन ग्रहण भी नहीं लग सकता है, मतलब कि मून का प्रकाश जो है जहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा वहीं पर आपको लग पाएगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देख रहे थे प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता है, उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण भी प्रत्येक अमावस्या को नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की सूर्य की ओर कक्षा के सापेक्ष 5 डिग्री का झुकाव है, और इसी कारण चंद्रमा की छाया प्रति माह पृथ्वी पर नहीं पड़ती, सूर्य ग्रहण इसी प्रकार नहीं होता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट, जैसे वहाँ पर देखे थे 1 घंटा 40 मिनट अधिकतम जो चंद्र ग्रहण लग सकता है, उसी प्रकार से सूर्य ग्रहण अधिकतम कितना देर लग सकता है, तो 7 मिनट 40 सेकेंड, 7 मिनट 40 सेकेंड अधिकतम सूर्य ग्रहण लग सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण कितना लगेगा, 7 मिनट 40 सेकेंड। अब जो मेन आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका पृथ्वी, यानी कि अर्थ। अब हम देखेंगे अर्थ के बारे में, यानी कि पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी के बारे में हम लोग पूरा चीज़ यहाँ पर देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की घूर्णन गति, वार्षिक गति, आंतरिक संरचना कैसी है इसकी, मंडल के बारे में, है ना, सभी चीज़ यहाँ पर देखेंगे। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं दोस्तों, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपको पता है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, ये 2 गैसें हैं, सबसे प्रमुख गैसें हैं। बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग 1 मिनट भी जी नहीं रह सकते हैं, है ना, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपका फिर पेड़ पौधे भी नहीं रह पाएंगे, है ना, हम लोग नहीं रह पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे। मतलब कि पेड़ पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना जरूरी है, ऑक्सीजन भी होना जरूरी है, नाइट्रोजन भी होना जरूरी है, सभी गैसें होना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, और जल की उपलब्धता के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या पाया जाता है, तो जीवन पाया जाता है ना। चलिए अब देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ। कई बार आपको समझाया गया है माय डियर फ्रेंड्स कि पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है, 2 प्रकार की, एक तो दैनिक गति होती है, एक वार्षिक गति होती है। दैनिक मतलब क्या होता है, डेली, है ना, तो यानी कि 24 घंटा में जो पृथ्वी है एक चक्कर मार लेता है अपने अक्ष पर, तो उसको कहा जाता है दैनिक गति। आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री, और इसी कारण वह जो है सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए जब तक 23.5 डिग्री अक्ष झुकाव रहेगा तब ना कक्षीय झुकाव फिर कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री, तो कक्षीय झुकाव जो है आपका 66.5 डिग्री है, और अक्षीय झुकाव कितना है आपका 23.5 डिग्री है, याद रखिएगा। तो जो पहला गति है वो है आपका घूर्णन गति, ठीक है। पृथ्वी कैसे घूमती है बता दिए थे आपको, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, लट्टू के समान ये घूमती है ना, यानी कि और जिसे पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन या परिभ्रमण कहा जाता है। देखिए परिभ्रमण भी वर्ड सेम है और घूर्णन भी सेम है, लेकिन परिक्रमण अलग चीज़ है ना, जो क्रमण है ये अलग है आपका, और ये परिभ्रमण अलग चीज़ है। और घूर्णन और परिभ्रमण दोनों एक चीज़ है, लेकिन परिक्रमण अलग है, याद रखिएगा, रोटेशन, ठीक है। इंग्लिश याद रखिएगा आपका काफ़ी, क्योंकि रोटेशन यहाँ पर हमेशा रोटेशन ही देगा, तो ये रोटेशन आप ध्यान में रखिएगा। और घूर्णन गति के वजह से ही क्या होता है आपका दिन और रात होता है, और इसी गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने देर में घूमता है, तो अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट, इसी को हम लोग 24 घंटा मानते हैं, है ना। 23 घंटे 56 मिनट में जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। और एक दिन की अवधि की गणना अब किसी निश्चित मध्याह्न रेखा के ऊपर, चलिए इसको छोड़िए, मैं आपको समझाता हूँ कुछ अलग तरीके से, है ना। ये आप याद रखिएगा 23 घंटे 56 मिनट, है ना, अगर 24 घंटे अगर दिया हुआ है तो सही है, नहीं तो 23 घंटा 56 मिनट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, वार्षिक गति आप देख लीजिए, ठीक है। तो पहला गति आप देख लीजिए, दूसरा जो गति है वो उसको वार्षिक गति कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण, ठीक है, यानी कि रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन और
रोटेशन, ये दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ क्या करती है, सूर्य के चारों ओर भी अंडाकार यानी कि दीर्घवृत्तीय मार्ग पर ये चक्कर लगाती है। यानी कि पृथ्वी जो है ना, ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है, सन के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। इसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी ये घूम रही है। तो सूर्य के चारों ओर जब ये घूमेगी पृथ्वी, तो कितने दिन में घूमेगी, 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन हम लोग सिंपली कितना याद रखते हैं, 365 दिन। और यही जो 6 घंटा है ना, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 यानी 24 घंटा हो जाएगा, एक दिन जुड़ जाएगा इसमें, तो ये हो जाता है 366 दिन, ठीक है। उसको लीप ईयर फिर कहा जाता है ना, एक दिन उसमें जुड़ जाता है, 4 साल बाद हो जाता है। तो ये सूर्य के चारों ओर भी घूमेगा, सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो इसको कहेंगे परिक्रमण, जब अपने चारों ओर घूमेगा तो इसको कहेंगे परिभ्रमण, ठीक है, या फिर घूर्णन। चलिए, ये जो अतिरिक्त जो 6 घंटा था, ये चौथे वर्ष में क्या हो जाता है, एक दिन की वृद्धि करती है और इसे लीप ईयर कहा जाता है। यानी कि लीप ईयर कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। और पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति यानी कि रिवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो गति हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि पृथ्वी है ना, मान लीजिए ये क्या है आपका, पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर में किस प्रकार की बनावट है, ठीक है, ये पूरा आपको पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर में किस प्रकार की बनावट है, इसको हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। अब बताइए, पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है दोस्तों, 3 भाग में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले जो भाग है उसको कहा जाता है क्रस्ट, ये जो है इसको क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। और इसके बाद वाला जो भाग है इसको कहेंगे मेंटल, है ना, जो सबसे अंतिम वाला भाग है उसको कहेंगे कोर। तो ये 3 भाग में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इन्हीं तीनों भागों को हम लोग अभी विस्तार से देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो पहला है वो है भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट। भूपर्पट्टी यानी कि इसी को कहा जाता है क्रस्ट, ठीक है। और ये है पृथ्वी की सबसे ऊपरी संरचना। इसकी मोटाई आप ध्यान रखिएगा, 100 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई होती है। ये जो मोटाई है ना, ये आपको स्थल वाले भाग में ज़्यादा होता है और जल वाले भाग में कम होता है, ठीक है। यानी कि जो महासागरीय क्षेत्र है वहाँ पर भी तो स्थल है, और जो स्थल है वो तो स्थल है ही है। तो जल वाले क्षेत्र में यानी कि महासागरीय क्षेत्र में जो है, ये जो क्रस्ट की मोटाई जो है वहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि यह पृथ्वी कि कुल आयतन का 1% से भी कम भाग है। ये पूछा जाता है आपको कि पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग भूपर्पट्टी है, तो 1% से भी कम है। कह रहा है कि भूपर्पट्टी का घनत्व जो है अन्य दोनों सतहों से काफ़ी कम है। यानी कि जो भूपर्पट्टी है, हमारी जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, इसका घनत्व कितना है दोस्तों, तो घनत्व जो है पूरे अगर आंतरिक भाग को देखें तो उससे सबसे कम घनत्व किसका है, तो भूपर्पट्टी का ही है। सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो कोर का। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की ओर जाएंगे, है ना, इसका मिडिल पॉइंट की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, जो हमारा भूपर्पट्टी है, भूपर्पट्टी जो है अनेक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि इसी सिलिका और एल्यूमिना, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है कि भूपर्पट्टी जो है किस किस से मिलकर के बना हुआ है। तो एक मेन है आपका सिलिका और दूसरा है आपका एल्यूमिना। तो इन दोनों से मिलकर के आपका बना हुआ है क्या, भूपर्पट्टी, ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता है सियाल। यानी कि ऊपरी परत है भूपर्पट्टी को क्या कहते हैं, सियाल कहा जाता है, ठीक है। सी मतलब हो गया SI और AL मतलब हो गया एल्यूमिनियम। SI मतलब सिलिका और AL मतलब हो गया एल्युमिनियम। तो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है सी प्लस याल, यानी कि सियाल, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा जो सीमा है, दूसरा जो भाग है उसको सीमा कहा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भूपर्पट्टी का जो घनत्व है इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। एक तो हो गया ऊपरी भूपर्पट्टी और दूसरा हो जाता है आपका निचली भूपर्पट्टी, है ना। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला जो भाग है इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ऊपरी और निचली। दूसरा जो है वो है आपका मेंटल। मेंटल जो है दोस्तों, ये पृथ्वी की सबसे अधिक मोटाई वाला भाग है ना। सबसे अधिक इसको मोटा कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे मेंटल, हाँ, हम लोग मेंटल ना पढ़ रहे हैं, हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए, मेंटल की जो मोटाई कितनी होती है, तो 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। हाँ, ये ध्यान रखना है, ये कई बार आपको पूछा जाता है कि मेंटल का जो मोटाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर। ये मतलब कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, यहाँ तक कितनी मोटाई है इसकी, तो 2900 किलोमीटर मोटाई है। इसको कहा जाएगा आपको
मेंटल, ये दूसरा परत हो गया। और लास्ट वाला जो परत है उसको कहा जाएगा आपको कोर कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी मोटाई कितनी है, 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर तो आपका था भूपर्पट्टी का, ठीक है। घनत्व के आधार पर जो है मेंटल को दो भाग में बांटा गया है ना। घनत्व के आधार पर मेंटल को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में। भूपर्पट्टी को भी दो भाग में बांटा गया था घनत्व के आधार पर, ठीक है। एक हो गया निचले मेंटल का घनत्व जो होता है ऊपरी मेंटल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं घनत्व जो है पृथ्वी का क्या हो जाता है, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप कॉमन चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे आपका भूपर्पट्टी, तो भूपर्पट्टी में दो प्रमुख तत्व थे आपके, है ना, एक सिलिका और एक एल्यूमिना, तो बना था आपका सियाल। उसी प्रकार से मेंटल में भी दो मुख्य यहाँ पर तत्व है, एक है सिलिका और दूसरा क्या है, Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना हुआ है आपका मेंटल, इसीलिए इसको कहा जाता है सीमा, है ना। क्या कहते हैं इसको, सीमा कहा जाता है। मेंटल का जो आयतन है वो पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है, 83%। लेकिन भूपर्पट्टी का कितना था दोस्तों, मात्र 1% से भी कम था। देख रहे हैं ना, मेंटल सबसे अधिक यहाँ पर आयतन छेके हुए है आपका, यानी कि लगभग पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 68% ये है आपका मेंटल, याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कोर। देखिए कोर सबसे लास्ट वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, कोर, है ना। आंतरिक संरचना है ये, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6400 किलोमीटर, है ना। यहाँ पढ़े थे ना, दूसरा जो भाग था 2900 किलोमीटर, ये है आपका 100 किलोमीटर, ये 2900, और यहाँ से यहाँ तक की जो है वो है आपको 2900 से लेकर के 6400 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आंतरिक संरचना की ओर जाते हैं तो इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। कोर का जो निर्माण हुआ है ये मुख्य रूप से लौह तत्वों से हुआ है ना। ये नीफे यानी कि निकेल और फेरस ऑक्साइड से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। निकेल और लोहे से इसका निर्माण हुआ है, किसका, तो कोर का निर्माण हुआ है। यानी कि आंतरिक संरचना वाले भाग का, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वो दो चीज़ों से मिलकर के मेन रूप से बनी है, दो तत्वों से, वो है निकेल और आयरन से, ठीक है। अब है कि कोर का जो आयतन कितना होता है, तो आयतन हम लोग भूपर्पट्टी का देख लिए, मेंटल का देख लिए, अब देते हैं कोर का। तो कोर का है दोस्तों, ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, है ना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसका मतलब वो पूछा जा रहा है आपको, और पूछा गया है एग्जाम में। घनत्व के आधार पर कोर को आंतरिक कोर और बाह्य कोर में भी विभाजित किया गया। जैसे कि यहाँ पर मेंटल को भी दो भाग में बांटा गया था ना, आंतरिक और बाह्य में, उसी प्रकार से यहाँ पर कोर को भी दो भाग में बांटा गया है। और जैसे जैसे हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर जाएंगे, पृथ्वी के सबसे लास्ट बिंदु पर जाएंगे, है ना, बीच वाले भाग पर जाएंगे, तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। चलिए मंडल के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और मंडल के बारे में कुछ यहाँ पर ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि मंडल के बारे में स्थल मंडल आप लोग को पता है, जल मंडल, ठीक है। तो दो प्रमुख यहाँ पर पृथ्वी के मंडल होते हैं, ठीक ना, स्थल मंडल और जल मंडल। मंडल के बारे में हम लोग अगले क्लास जब हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी विस्तार से मंडल के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग मंडल के बारे में कुछ ज़्यादा देखने वाले नहीं हैं। हाँ, लास्ट में कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं मंडल के बारे में, ठीक है। सॉरी, हाँ, आपको पता है कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे ऊंचा पर्वत, है ना, माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर, सॉरी यहाँ पर उल्टी लिख दिया है, 8,848 कर लीजिएगा, है ना, 48 मीटर है। अब कहीं कहीं आपको यही 50 मीटर हो गया है। सबसे गहरी जो खाई है आपको पता है, मेरियाना ट्रेंच है ना, इसको गर्त भी कहा जाता है। गर्त मतलब गड्ढा क्षेत्र, है ना, सबसे गहरा क्षेत्र यही है, मेरियाना ट्रेंच, ठीक है। और इसकी गहराई कितनी है दोस्तों, तो समुद्र सतह से 11,022 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। कितनी गहराई है, 11,022 मीटर इसकी गहराई है, किसकी, तो मेरियाना ट्रेंच की। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है, प्रशांत महासागर में है ये आपका मेरियाना ट्रेंच। अब हम देखेंगे पृथ्वी का बदलता स्वरूप, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है,
और आज का क्लास काफ़ी लंबा चलने वाला है। ठीक है, पृथ्वी का बदलता स्वरूप। देखिए आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन बदल रही है। क्योंकि आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या थी हमारी पृथ्वी, जो अभी आप सातों महादेश 5 महासागर आप देख रहे हैं, ये पहले क्या था, आपस में मिला हुआ था। लेकिन अभी क्या है, सभी एक दूसरे से अलग हो गए हैं और एक दूसरे से मतलब कि कोई आगे जा रहे हैं, कोई पीछे जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, स्वरूप इसका बदल रहा है। आखिर ये स्वरूप बदल क्यों रहा है? तो स्वरूप जो बदलने का मुख्य कारण दो हैं। ठीक है, एक तो हो गया आंतरिक कारण यानी कि पृथ्वी के अंदर की घटनाएं, और एक हो गई बाह्य कारक यानी कि पृथ्वी के बाहर बाहर की घटनाएं। अब देखिए आंतरिक कारण में क्या क्या होगा, तो आंतरिक कारण में होता है आपका भूकंप, है ना। भूकंप जो आपका आता है वो आंतरिक कारण की वजह से आता है। ज्वालामुखी हो गया आंतरिक कारण, है ना। और ये सभी चीज़ें क्या है, तो ये हो गए आपके आंतरिक कारण। ठीक है, सुनामी भी होता है आपको आंतरिक कारण, क्योंकि सुनामी भी आता है भूकंप की वजह से ही सुनामी आता है। सुनामी कहाँ आएगा, तो महासागर में आते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए बाह्य कारण भी इसके लिए है ना। पृथ्वी का जो स्वरूप बदल रहा है उसमें बाह्य कारण भी महत्वपूर्ण है। और बाह्य कारण में क्या क्या आ जाएगा, तो मुख्य रूप से यहाँ पर नदी आ जाएगा। क्योंकि नदी जब निकलती है पर्वतों से तो क्या करती है, काटते छाटते बढ़ते बहती है ना। और जब पूरा बाढ़ आता है तो देखते हैं पूरा गाँव की स्थिति ही बदल जाता है ना, शहर की स्थिति ही बदल जाती है। तो नदी मुख्य रूप यहाँ निभाता है आपका पृथ्वी के बदलता स्वरूप में, है ना, बाह्य कारण में। और हवा है, ठीक है, नदी, हवा, ये सभी चीज़ें क्या है, बाह्य कारण है, जिसके वजह से पृथ्वी का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल जाता है। जैसे कि रेगिस्तान वाला क्षेत्र में आप देखिएगा तो रेगिस्तान में क्या होता है, सालों भर हवाएं चलते रहती है ना, बहुत तेज़ हवाएं, धूल भरी आंधियाँ चलते रहती हैं। तो वहाँ पर बहुत प्रकार के वहाँ पर स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये है बदलता स्वरूप। ठीक है, तो बदलता स्वरूप में जो आंतरिक जो घटनाएं हैं वो सबसे पहले ज्वालामुखी को यहाँ पर हम देखेंगे। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी में क्या होता है, तो ये मान लिया जाए क्या है, भूपरपट्टी है आपका, है ना। ये क्या है, भूपरपट्टी है ना, पृथ्वी का ऊपरी परत है। जो ज्वालामुखी निकलता है वो मेंटल से निकलता है आपका। ठीक है, मेंटल से निकलता है। ठीक है, मेंटल से ये आता है आपको परपट्टी पर। ठीक है, यहाँ से क्या होती है, जब अंदर में बहुत अधिक मात्रा में लावा गर्म तप्त अवस्था में जब पृथ्वी के ऊपर धक्का मारती है। ठीक है, और देखिए इसी से वजह से क्या होता है, यहाँ पर भूकंप की भी घटनाएं होती है। इसको कभी मैं अलग से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, इसी वजह से इसको थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। जब पृथ्वी की जो गर्म लावा है वो पृथ्वी की जो भाग है इसको तोड़ करके पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये इस रूप में, तो इसी को फिर क्या कहते हैं हम लोग, ज्वालामुखी कहते हैं, है ना, ज्वालामुखी फटना कहते हैं। ठीक है, ये जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है। जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और जब पृथ्वी पे आकर के क्या हो जाता है, ये जम जाता है। ठीक है, और जमने से क्या होता है, चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, आंतरिक भाग में भी जम जाता है और बाह्य भाग में भी आपका जम जाता है। तो यही जो है ना, भारत के जो ये महाराष्ट्र वाला जो इलाका है ना, ये दक्कन का जो पठार है, तो दक्कन का पठार का निर्माण कैसे हुआ था, ये ज्वालामुखी क्रिया की वजह से ही हुआ दक्कन पठार का निर्माण आपका। और ये बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब इसको हम देख लेते हैं, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो का तात्पर्य क्या है, कि छिद्र अथवा दरार से होता है, जिसका संबंध जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ये ज्वालामुखी निकलती है और जिसके माध्यम से तप्त गैसें, तरल लावा, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन होता है, यानी कि बाहर निकलती है और पृथ्वी पर आकर के धीरे धीरे वो जम जाती है और ये पहाड़ का रूप ले लेती है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर के धरातल या उसके अंदर विभिन्न रूपों में ठंडा होने की प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ मैं आपको समझा दिया। हाँ, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन ये दिया हुआ है कि ज्वालामुखी जो होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। कौन कौन, तो एक तो हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, एक हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है आपका शांत ज्वालामुखी। ठीक है, तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होती है। यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे एटना, कहीं कहीं एटमा लिखता है, कहीं एटना लिखता है। तो एटमा जो ज्वालामुखी है ये है सक्रिय का मतलब क्या है, कि यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी क्या है, निकल रहा है। एटना ज्वालामुखी ये पड़ता है आपको इटली में। एटना और स्ट्राम्बोली जो है ये कहाँ है, इटली में है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसा होता है, मतलब कि आज निकला और 2 साल बाद यहाँ पर फिर से निकल जाएगा। मतलब अभी 2 साल बाद, ये 2 साल के लिए बंद हो गया, फिर 2 साल बाद ये निकलने लगता है। इसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि कुछ कुछ समय के अंतराल पर ये निकलते रहता है। ठीक है, जैसे कि फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है ये जापान में पड़ता है आपका।
ठीक है, और यहाँ से हमेशा निकलते रहता है। एक और है आपका मेथन। मेथन विसुवियस जो है ये भूमध्य सागर में पड़ता है ना, वहाँ से भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण दिया हुआ है। तीसरा जो ज्वालामुखी का उदाहरण है वो है शांत ज्वालामुखी। शांत मतलब यहाँ पर आज से 10 साल पहले निकला था और यहाँ पर अभी ज्वालामुखी नहीं फट रहा है, तो इसको कहेंगे शांत ज्वालामुखी। मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, अब जैसे चिम्बाराओ, चिम्बाराओ जो है ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। पोपा ये म्यांमार में है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। तो ये सभी जो ज्वालामुखी का उदाहरण दिया गया है आपको, ये शांत ज्वालामुखी का है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको शांत है, यहाँ पर अब ज्वालामुखी नहीं पड़ता है। सक्रिय ज्वालामुखी से निरंतर उद्गार होते रहता है। प्रसुप्त से कभी कभी उद्गार होता है, ठीक है, लेकिन शांत से क्या होता है, शांत ज्वालामुखी से कभी भी उद्गार नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका भूकंप। ठीक है, भूकंप जो है ये कैसे होती है, तो यानी कि इसको क्या कहते हैं, अर्थक्वेक, यानी कि भूपटल की कंपन, यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी की जो परपटी है वो क्या होता है, कंपन होता है ना। कभी देखते हैं भूकंप होता है तो कितना डर लगता है ना, पूरा हिलता है। चलिए, तो ये भूकंप जो है कभी इसको और भी विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये 10 लाइन दे दिया है तो भूकंप इतना ही में है। भूकंप के लिए 2-2 घंटा 3-3 घंटा का लेक्चर होता है आपका। ठीक है, तो भूकंप की कंपन अथवा एक क्या है, एक लहर है जो धरातल के नीचे अथवा चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण के समस्थिति में क्षणिक अवस्था में होने पर ये उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट है भूकंप से संबंधित, यानी कि भूकंप जहाँ पर उत्पत्ति होता है, और ये भूकंप की उत्पत्ति कहाँ पर होती है दोस्तों, तो ये मेंटल में होता है। ठीक है, ये है आपका भूपरपट्टी, ये है आपका मेंटल और ये है आपका कोर। तो ये मेंटल वाले भाग से ये भूकंप की स्थिति यहाँ पर शुरू होती है। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भूगर्भ में जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र, यानी कि यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपको उद्गम केंद्र कहेंगे। और यहाँ पर पृथ्वी है ना, ये परपट्टी है ना, तो पृथ्वी के सबसे ऊपर यहीं पर आएगा आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले ये जो परपट्टी या उद्गम जो केंद्र है इसके ऊपर का स्थान को कहेंगे अधिक केंद्र, यानी कि जो सबसे यहाँ पर जो वाला भाग है सबसे पहले यहीं पर भूकंप का अनुभव किया जाएगा, इसको कहेंगे अधिक केंद्र। और शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरुआत हुआ यहाँ से, तो इसको कहेंगे आपको उद्गम केंद्र। ठीक है, ये हो गया आपका उद्गम केंद्र और ये हो गया आपका अधिक केंद्र। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो क्षति पहुँचता है वो अधिक केंद्र के पास ही पहुँचता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भूकंप की जो तीव्रता होगी वो सबसे अधिक होगी, यानी कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होगा, तो अधिक केंद्र पर होगा, है ना। अधिक केंद्र से दूर जाने पर क्या होता है, भूकंप का प्रभाव धीरे धीरे घटता चला जाता है। अब है कि भूकंप को मापा किससे जाता है, तो भूकंप को मापने की जो है वो है सिस्मोग्राफ, है ना। भूकंप को किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। लेकिन भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहा जाता है ना। लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन, और सिस्मो मतलब हो गया आपको मापन। ठीक है, चलिए, सिस्मोग्राफ से हो गया भूकंप का मापन। और इसको किस पर मापा जाता है दोस्तों, तो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है ना। भूकंप की तीव्रता, यानी कि कितना तीव्रता है, 4 है, 5 है, 6 है, ये रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है आपका। अगला जो पॉइंट है वो है प्रमुख भू आकृति। अब देखिए, ये जो पृथ्वी की जो बदलता स्वरूप है उससे बहुत प्रकार के भू आकृतियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जैसे भूकंप आया तो भूकंप की वजह से क्या होता है, कहीं कहीं पृथ्वी पे दरार पड़ जाता है। ज्वालामुखी फटने से क्या हो जाता है, पहाड़ का निर्माण हो गया, पर्वतों का निर्माण हो गया आपका। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो जाता है, भू आकृति का निर्माण हो जाता है। तो वही चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जल एवं पवन द्वारा निर्मित प्रमुख भू आकृति। ये आपको पूछा जाता है कि जल से कौन कौन सी आकृतियाँ का निर्माण होता है और पवन के द्वारा कौन कौन सी आकृति का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, जल से क्या होता है, तो जल अपर्दन होता है, फिर परिवहन होगा और लास्ट में क्या होगा, निक्षेपण होगा। जल जब मतलब कि जब नदी निकलती है आपको पर्वतों से, पहाड़ों से, तो सबसे पहले क्या करती है, अपर्दन करती है। अपर्दन के बाद क्या होगा, परिवहन होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको ढोया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको दूसरे जगह ले जा करके क्या कर दिया जाएगा, निक्षेप कर दिया जाएगा, यानी कि जमा दिया जाएगा। निक्षेपण मतलब क्या होता है, जमाओ, है ना। इसको दूसरे जगह ले जा करके जमा दिया जाएगा। कह रहा है कि वही नदी पहली अवस्था में तेजी से अपर्दन यानी कि कटाव करती है और ऊंचाई से नीचे उतरने के क्रम में जलप्रपात का भी ये निर्माण करती है। ठीक है, चलिए,
हाँ, नदी अपनी तीसरी अवस्था में निक्षेपण का कार्य करती है, मतलब कि जमाने का काम करती है, दूसरे जगह ले जा करके निक्षेप करती है। इस अवस्था को कहा जाता है गोखुर झील। यानी कि कहीं कहीं देखते हैं जब नदी बहती है तो यहाँ पर गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये जो निर्माण हो गया, मतलब कि ये जब नदी बह रही थी, है ना, बरसात के दिनों में क्या होता है कि नदी का जो पानी होता है ना वो बहुत दूर तक चला जाता है आपको, है ना, तो बहुत दूर तक चला जाता है। लेकिन इसकी जो मेन अवस्था है नदी की वो क्या है, मेन अवस्था नदी की इतना ही है, मेन अवस्था जो है नदी की इतना ही है, इसी से नदी हर साल बहती है। लेकिन जब बाढ़ आता है तो यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है, पानी इसका, है ना, पानी आपको यहाँ तक पहुँच गया है। तो लेकिन गर्मी के टाइम में क्या होता है, तो यही जो पानी यहाँ तक पहुँच गया ये छूट जाता है और इससे निर्माण हो जाता है गोखुर झील का, ठीक है। और नदी से ही डेल्टा का भी निर्माण होता है आपको, है ना, जैसे सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। चलिए हाँ, विश्व के जैसे कुछ जलप्रपात का भी निर्माण किससे होता है, नदी से ही होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वेनेजुएला, वेनेजुएला जो है एंजल जलप्रपात, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। तो एंजल जो जलप्रपात है ये कहाँ है, वेनेजुएला में है, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा जो जलप्रपात के बारे में दिया है दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात, ये है कनाडा और अमेरिका के सीमा रेखा पर स्थित है। पूछा जाता है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो कनाडा और अमेरिका की सीमा रेखा पर है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा रेखा पर है। तो कुछ जलप्रपात दिए गए हैं, इसको आप याद रखिएगा। देखिए समुद्र में जो जल है, तो समुद्र की जो धाराएं हैं ना ये हमेशा क्या होते रहती है, बहते रहती है, और इससे भी बहुत प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए समुद्री गुफा, मेहराब, स्टैक, ये जो आपको दिख रहा है समुद्री गुफा, मेहराब, स्टैक, ये आपको क्लास 6 में दिया गया है, काफ़ी वहाँ पर फिगर बना करके दिया है, आप जा करके देख लीजिएगा, वहाँ आपको हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये इससे किससे निर्माण होता है, तो समुद्री जल से इसका निर्माण होता है आपको, ठीक है। हिमानी से भी कुछ कुछ आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे कि यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी का निर्माण जो होता है वो हिमानी की वजह से होता है। भी आकार की घाटी का निर्माण नदी से होता है, ये आप याद रखना है, ठीक है। और देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि जो मरुभूमि वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो वहाँ पर भी बहुत प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, ठीक है। अब जैसे कि बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है, यारडंग का निर्माण होता है, प्लाया का निर्माण होता है, प्लाया झील निर्माण होता है, ओसिस का निर्माण हो जाता है, यारडंग का निर्माण होता है ना, छत्रक सैल का निर्माण होता है आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में आपका होता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर दिया गया है कि हवाओं द्वारा चीन में सबसे बड़ा मैदान है लोएस का मैदान, ठीक है। तो लोएस का मैदान कहाँ है, तो याद रखिएगा चीन में है, दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है ये। चलिए एक चीज़ यहाँ पर हम लोग और समझने वाले हैं, ये लास्ट पॉइंट है आपका, मौसम में परिवर्तन। पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन जो होता है दोस्तों ये परिक्रमण के कारण होता है, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ लिए थे। और दैनिक गति से क्या होता है, दिन और रात होता है। देखिए आपको पता है कि 3 जनवरी को, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। लेकिन 3 जनवरी को क्या होता है, काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन ये क्या होता है, सूर्य सबसे नज़दीक होता है फिर भी काफ़ी ठंडा होता है। तो 3 जनवरी को जो पृथ्वी जो है सूर्य के काफ़ी नज़दीक है उसको कहा क्या जाता है, तो उसको उपसौर कहा जाता है, याद रखिएगा, पेरीहिलियन कहा जाता है उसको, यानी कि उपसौर कहते हैं। और ये एक प्रकार की घटना और होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को क्या होता है, यानी कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर पर होगा, यानी कि पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा, उसको कहेंगे अपसौर। अप माने क्या होता है दोस्तों, अप माने होता है आपका ऊपर, है ना, ऊपर मतलब क्या हो जाएगा, दूरी, ऊपर रहेगा तब तो दूर बढ़ जाएगा, तो ये याद रखिएगा अपसौर मतलब कि दूरी, है ना, अप माने ऊपर, ऊपर है इसका मतलब दूर ज़्यादा है, तो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर है ना। तो ये कुछ ट्रिक करके आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अप उप दोनों एक जैसा लगता है आपका, ठीक है। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई याद रखिएगा। विषुवत रेखा, ये हमारी पृथ्वी है ना, ये है आपका 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे क्या होता है, हमेशा दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के क्या होता है, बीचों बीच में होता है। 0 डिग्री के ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के दक्षिण हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। और आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव या आपका उत्तरी ध्रुव यहाँ है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का वहाँ पर रात होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पर देखना है आपको, 21 जून की स्थिति। हाँ देखिए इसके बारे में हम काफ़ी चीज़ समझ चुके हैं,
ठीक है। और इसको हम एनसीईआरटी बुक में भी कई बार आपको बताए हैं। यहाँ पर देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ये चीज़ आप अगर मैं चलिए इसको देख लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, ये है आपका 0 डिग्री और ये है आपका 23.5 डिग्री और कर्क रेखा ये है आपको 23.5 डिग्री मकर रेखा। क्या होता है कि सूर्य जो हमारा है इसी के बीच में क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। आपको पता है कि एक दिन और रात की अवधि जो है 2 बार बराबर होता है, ठीक है। कर्क रेखा ऊपर वाला है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा पे सूर्य लंबवत कब चमकती है, तो 21 जून को चमकती है, ठीक है ना। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। जून के बाद ये किधर चलेगी, तो जून के बाद ये किधर चलेगी, भूमध्य रेखा की ओर चलेगी, यानी कि 0 डिग्री की ओर चलेगी। और 0 डिग्री पर कब तक आएगी, 23 सितंबर, है ना। 23 सितंबर का आ गया कहाँ, 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। कब, तो 23 सितंबर को। सितंबर के बाद फिर आएगा किधर, और नीचे आएगा, यानी कि कहाँ जाएगा आपको, मकर रेखा पर। नीचे वाला क्या है, मकर रेखा है आपका। मकर रेखा पर यानी कि 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को ये चमकती है कहाँ पर, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी, यानी कि मकर रेखा पर होगा आपका, क्योंकि सूर्य आपको आ गया है कहाँ, मकर रेखा पर। अब दिसंबर के बाद फिर से सूर्य किधर की ओर चलना शुरू कर देगा, तो भूमध्य रेखा की ओर, यानी कि 21 मार्च को, है ना, 21 मार्च को फिर से सूर्य आपका पहुंच जाएगा कहाँ पर, तो भूमध्य रेखा पर, यानी कि 0 डिग्री पर। फिर मार्च के बाद फिर से ये सूर्य कहाँ पर जाएगी, तो कर्क रेखा पर जाएगी, है ना। कब जाएगी, तो 21 जून को। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जो सूर्य है वो कर्क रेखा से लेकर के कहाँ तक, मकर रेखा के बीच में चक्कर लगाते रहती है। और इसमें 2 बार आपको ये 0 डिग्री के पास आकर के आती है, 0 डिग्री के पास 2 बार, क्योंकि एक बार जाएगी फिर आएगी, ठीक है, फिर जाएगी फिर आएगी, तो 2 बार ये आपको जाती है कहाँ पर, तो भूमध्य रेखा पर। यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखिएगा, दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा गया है। कह रहा है कि 21 जून की स्थिति, इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, आपको बता दिए। और ये उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा आपका, ग्रीष्म ऋतु होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर लंबवत चमक रही है। 21 मार्च के बाद जो सूर्य है ये उत्तरायण होने लगता है एवं उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। फिर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या रहेगा, शीत ऋतु रहेगा। मतलब कि जून में उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, गर्मी रहेगा, लेकिन जून में दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, आपको शीत ऋतु रहेगा, क्योंकि अभी सूर्य कहाँ लंबवत चमक रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा है। अब देखिए कह रहा है कि 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो कहाँ चमकेगा दोस्तों, तो मकर रेखा पर, अभी आपको बता दिए, है ना। तो मकर रेखा पर लंबवत चमकती है और इस स्थिति को क्या कहते हैं, शीत अयनांत कहा जाता है। यानी कि इस समय जो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी, लंबी होगी, और रात की अवधि क्या होगी, छोटी होगी, है ना। वही दिसंबर आ रहा है तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं आप, अभी सूर्य कहाँ है, तो सूर्य अभी दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच गया है। सूर्य अभी दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच गया है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया, ठंडा हो गया है ना। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे ठंडा बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तीसरी स्थिति जो यहाँ कर रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, तो इन दोनों स्थितियों में सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी कि 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और ये 2 दिन क्या होगा, दिन और रात क्या होगा आपका, बराबर होगा आपका, ठीक है। अतः सर्वत्र दिन और की रात की अवधि क्या होगी, यहाँ पर बराबर होगी। 21 मार्च को कहा जाता है बसंत विषु और 23 सितंबर को कहा जाता है शरद विषु, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लगभग समाप्त हो गया है आपका जो भी सौरमंडल से था आपका मेन पॉइंट, वो पूरे हम यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं सौरमंडल में पृथ्वी। इसके बाद जो है आपका पूरा क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है आपका, ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो और भी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग, जो क्वेश्चन आंसर बच गया है उसको हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा, है ना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सौरमंडल से संबंधित इससे ज़्यादा आपको कहीं से नहीं आएगा। अगर इतना इसको अब 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक 1 बार पढ़ लीजिएगा, बस इतना काफ़ी है सौरमंडल में, ठीक है। ये अगर इतना पढ़ लिए तो कोई भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी है सौरमंडल। तो चलिए फिर हम मिलेंगे दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो, और कल होगा इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो कल वाला आप सेशन जो है 9 बजे से करना ना भूलिएगा, क्योंकि कल का जो भी सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर ये पढ़ लिए हैं तो कल आपको करने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। वहाँ पर भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो लगभग 50 प्रश्न हम लोग कल देखने वाले हैं सौरमंडल से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।